एक देश है अपने इलाके में सबसे अहम, एक राष्ट्रपति है कर्तव्यों के हिसाब से, देश का मुखिया, पालनहार, मगर हकीकत में उसके ऊपर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लग रहा है। एक चुनाव है जिसमें सबका हिसाब होना है और इन सब के बीच कुछ कहानियां हैं जो पूरे वाकये को दिलचस्प बना रही हैं। ये कहानी ब्राजील की है। ब्राजील में अक्टूबर 2022 में आम चुनाव होने वाला है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुने जाएंगे। जब चुनाव होगा तब होगा, उससे पहले आहट आ रही है किसी बड़े तूफान की। कैसा तूफान? आशंका ये जताई जा रही है कि मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो संभावित हार से बचने के लिए कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। कैसा? तख्ता पलट कर सकते हैं, संसद पर कब्जा करवा सकते हैं, ट्रंप जैसा दंगा करवा सकते हैं, करवाएंगे या फिर नहीं, ये भविष्य के गर्भ में कैद है। आज के दिन हम जानेंगे ब्राजील में आम चुनाव का पूरा प्रोसेस क्या होता है, मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की लेगेसी क्या है, ब्राजील में चुनाव से पहले तख्ता पलट का खतरा क्यों जताया जा रहा है और ब्राजील का आम चुनाव बाकी दुनिया के लिए कितनी अहमियत रखता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ब्राजील के आम चुनावों की होगी। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ब्राजील की बसाहट साउथ अमेरिका में है। भारत से ब्राजील की दूरी लगभग 16,000 किलोमीटर है। क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। समूचे महादेश की लगभग आधी जमीन ब्राजील की सीमा में आती है। अगर दायरे का गोला बढ़ाया जाए और पूरी धरती की बात करें तो ब्राजील क्षेत्रफल में 5वें और आबादी में 6ठे नंबर पर आता है। आकार का अंदाजा लगाने के लिए एक और फैक्ट सुन लीजिए। साउथ अमेरिका में कुल 12 देश हैं। इनमें से सिर्फ चिली और इक्वाडोर ही ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। बाकी सारे देश ब्राजील के पड़ोसी हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है। एक और शहर का जिक्र आप अक्सर सुनते होंगे, रियो डी जेनेरो। इसी शहर में 2016 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था। रियो डी जेनेरो 1960 तक ब्राजील की राजधानी भी था। ब्राजील में लगभग 89% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 8% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व 3% के आसपास है। ब्राजील दुनिया के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा उपजाता है। अमेज़न के वर्षावनों का 60% हिस्सा ब्राजील में है। इसके अलावा ब्राजील यूनाइटेड नेशंस, G20 और ब्रिक्स जैसे खास अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संस्थापक सदस्य भी रहा है। ये तो हुए ब्राजील से जुड़े कुछ तथ्य। अब एक नजर टाइमलाइन पर डालते हैं। साल 1500, एज ऑफ डिस्कवरी। यूरोप के देश नई जमीनें तलाश रहे थे। इसी क्रम में 1498 में पुर्तगाली जहाजी वास्को डी गामा भारत के तट पर उतरा। उसी के कुनबे का एक कप्तान पेड्रो अल्वारेस कैब्रा ब्राजील के तट पर उतरा। उसे वहां पर कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। पेड्रो ने बड़ी आसानी से उस जमीन पर कब्जा कर लिया। उस दौर में उस जमीन पर ब्राजील नाम का एक पौधा बहुतायत में था। इस पौधे से निकलने वाला रस कपड़ों को डाई करने में इस्तेमाल किया जाता था। इतिहासकारों का यह दावा है कि इसी पौधे के नाम पर उस जमीन का नाम ब्राजील रखा गया। ब्राजील पर पुर्तगाल का नियंत्रण 1822 तक रहा। 1822 में पुर्तगाल के राजकुमार ने खुद को ब्राजील का महाराजा घोषित कर दिया। उसने अपना नाम रखा पीटर प्रथम। पीटर प्रथम ने पुर्तगाल का शासन मानने से मना कर दिया। इस तरह ब्राजील पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ। 1888 में ब्राजील में गुलामी प्रथा का अंत हो गया। एक बरस बाद राजशाही समाप्त कर दी गई। फिर गणतंत्र की स्थापना हुई। अगले 4 दशकों तक ब्राजील की सत्ता पर कॉफी प्लांटेशन के मालिकों का नियंत्रण रहा। 1930 में तख्ता पलट हुआ। इसके बाद गेतुलियो वर्गास सत्ता में आए। उनका शासन 15 बरस तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती सालों में ब्राजील न्यूट्रल बना रहा, लेकिन 1943 में वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ाई में शामिल हो गया। 1960 में ब्राजील की राजधानी बदल दी गई। एक नया शहर बनाया गया, ब्राजीलिया। 1960 से ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ही है। 1964 में
सेना ने सिविलियन सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अगले 21 सालों तक लोगों की आजादी को दबाकर रखा गया, विरोधियों का दमन किया गया। 1985 में सिविलियन सरकार की वापसी हो गई। 2002 में लुला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने। 40 सालों में पहली बार कोई वामपंथी व्यक्ति इस पद पर पहुंचा था। 2010 में डिल्मा राउसेफ ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2014 में उन्होंने लगातार दूसरा चुनाव जीत लिया। उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी के साथ साथ अपार लोकप्रियता भी हासिल हुई थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिकी। 2016 में उनके ऊपर पैसों की धांधली के आरोप लगे, फिर महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटा दिया गया। उनका बचा हुआ कार्यकाल तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइकल टेमर ने पूरा किया। फिर आता है साल 2018। अक्टूबर में चुनाव हुए। इस चुनाव में खड़ा एक कैंडिडेट बाकियों से कतई अलग था। वो तानाशाहों की पूजा करता था, अक्सर नस्ल भेदी बातें करता था। उसने ब्राजील में हुए सैन्य शासन की तारीफें की थी। ब्राजील की आबादी का एक बड़ा हिस्सा श्वेत है या मिश्रित नस्ल का है। उनका इतिहास काफी हिंसक रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए औपनिवेशिक इतिहास कभी न भूलने वाला दर्द है। इसके बावजूद वो पुर्तगाल के अत्याचारों को नकार देता था। वो महिलाओं और समलैंगिकों पर घटिया बातें करता था। उसने एक महिला साथी को कहा था वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि उसका रेप किया जा सके। एक बार उसने कहा था अगर मेरा बेटा समलैंगिक हो तो मैं चाहूँगा कि वो किसी एक्सीडेंट में मर जाए। ऐसी घटिया और अमानवीय राय रखने वाले व्यक्ति का नाम जायर बोल्सोनारो था। तमाम विवादों के बावजूद बोल्सोनारो चुनाव जीत गए। आज हम ब्राजील की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ब्राजील में अक्टूबर 2022 में आम चुनाव होने वाले हैं। इसको ब्राजील के इतिहास का सबसे जरूरी चुनाव बताया जा रहा है। इस चुनाव में बोल्सोनारो के भविष्य का फैसला होने वाला है। बोल्सोनारो का पूरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। जिस सोच के साथ बोल्सोनारो ने चुनाव जीता था वो उस पर एकदम खरे उतरे। उन्होंने अपने नफरती बयान जारी रखे। कोरोना महामारी के दौरान बोल्सोनारो ने महामारी को कमतर करके आंका। मास्क पहनने से बचते रहे। कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना तक लगाया। इसके अलावा उनके कार्यकाल में अमेज़न के जंगलों की कटाई बढ़ी। हाल ही में अमेज़न के अंदर अपराधियों ने 2 पत्रकारों की हत्या कर दी थी। वे दोनों अमेज़न में हो रहे अपराध को उजागर करने गए थे। कहा जाता है कि बोल्सोनारो की नीतियों ने अपराधियों का काम आसान कर दिया है। बोल्सोनारो की सबसे बड़ी विरासत कोरोना महामारी से जुड़ी है। ब्राजील में कोरोना के चलते 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना से निपटने में लापरवाही को लेकर उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन आयोजित होते रहे हैं। इसी वजह से बोल्सोनारो को हार का डर सता रहा है। बहुत संभावना है कि हार के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि बोल्सोनारो इससे बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। बोल्सोनारो चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। उनका कहना यह भी है कि अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बोल्सोनारो का दावा काफी हद तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मेल खाता है। ट्रंप ने आखिरी समय तक हार स्वीकारने से मना कर दिया था। इसी के नतीजे में उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल में दंगा कर दिया था। आशंका जताई जा रही है कि बोल्सोनारो के समर्थक अमेरिका वाला कांड ब्राजील में दोहरा सकते हैं। एक संभावना यह भी है कि बोल्सोनारो सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोल्सोनारो सेना में कैप्टन के तौर पर काम कर चुके हैं। एक चुनावी रैली में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था सेना हमारे साथ है। ये सेना भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को स्वीकार नहीं करती। 19 जुलाई को बोल्सोनारो ने 20 से अधिक देशों के राजनीतिज्ञों को बुलाकर वोटर फ्रॉड की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज उन्हें चुनाव जीतने से रोकना चाहते हैं। 26 जुलाई को बोल्सोनारो ने आधिकारिक तौर पर अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। वो अपने दावों को लेकर अडिग हैं। उनके अधिकतर दावों के पीछे कोई तर्क नहीं होता। उनके कई दावों का फैक्ट चेक भी हो चुका है। इसके बावजूद बोल्सोनारो फर्जी अफवाह फैलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बोल्सोनारो को जिस व्यक्ति से हार का खतरा सता रहा है उनका नाम है लुला डी सिल्वा। लुला 2003 से 2011 तक ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी बनाई वर्कर्स पार्टी ब्राजील के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दलों में से एक है। लुला को ओपिनियन पोल्स में लगातार बढ़त हासिल हुई है। अगर आज के दिन चुनाव हुआ तो लुला डी सिल्वा को 53% से अधिक वोट मिलेंगे। इसकी तुलना में महज 29% लोग बोल्सोनारो का सपोर्ट करते हैं। अगर यही हाल चुनाव तक बरकरार रहा तो लुला का चुनाव जीतना तय है। लुला को ब्राजील के इतिहास के सबसे महान नेताओं में गिना जाता है। 2011 में उन्होंने कैंसर की पुष्टि की थी। इसके बाद हुए चुनाव में उनकी चीफ ऑफ स्टाफ डिल्मा राउसेफ ने राष्ट्रपति पद हासिल किया था। लुला पर 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए। अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। उन्हें 580 दिनों तक जेल में रहना पड़ा।
ब्राजील के कानून के हिसाब से सजायाफ्ता लोग 8 बरस तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी वजह से वो 2018 के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सके। बोल्सोनारो को इसका फायदा मिला, वो चुनाव जीत गए। जिस जज ने लूला को सजा सुनाई थी उन्हें बोल्सोनारो सरकार में जस्टिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर बना दिया गया। आखिरकार मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनके ऊपर लगाए गए सभी केस हटा लिए गए। इसके बाद ही लूला 2022 के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये तो हुई उम्मीदवारी की बात। अब जान लेते हैं कि ब्राजील में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। ब्राजील में राष्ट्रपति सरकार और देश दोनों का मुखिया होता है। राष्ट्रपति ब्राजील की सशस्त्र सेना के अध्यक्ष भी होते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट के मंत्रियों को अपॉइंट और सस्पेंड कर सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास अनगिनत शक्तियां होती हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 बरस का होता है। जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है। ब्राजील में वोट डालना अनिवार्य है। ये अनिवार्यता 18 से 70 बरस के लोगों पर लागू होती है। 16 से 18 बरस के लोगों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होती। ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। 2 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ ही घंटों में आ जाता है। एक बात और, ब्राजील में कोई भी व्यक्ति निर्दलीय राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। दावेदारी पेश करने के लिए जरूरी है कि उसे कोई रजिस्टर्ड पार्टी नॉमिनेट करे। 2 अक्टूबर को पहले राउंड की वोटिंग होनी है। चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को पहले राउंड में 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। दूसरे राउंड की वोटिंग के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय है। ब्राजील के चुनावों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आती है सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी ईरान से है। 31 जुलाई को ईरानी सेना और तालिबान के बीच हिंसक झड़प हुई। ये झड़प ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुई। झड़प की असल वजह क्या थी, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर झड़प शुरू करने का इल्जाम लगा रहे हैं। झड़प में तालिबान का एक सैनिक मारा गया है और एक घायल हुआ है। ईरान की तरफ से किसी के भी मारे जाने की कोई खबर नहीं आई है। झड़प अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत के कोंग जिले में हुई है। झड़प के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगाया है। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि इस लड़ाई को तालिबानी सैनिकों ने शुरू किया था। ईरानी न्यूज एजेंसी तासनिम ने कहा कि ये झड़प तब शुरू हुई जब तालिबानी सैनिक ईरान के हिरमंड इलाके में घुस आए। ईरानी मीडिया में झड़प को लेकर ये दावा भी किया गया कि तालिबान के सैनिक ईरान के अंदर घुसकर अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए विवाद शुरू हुआ। झड़प तेज होने की वजह से अफगानिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। अफगानिस्तान ईरान के झगड़े के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से आपको बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी अगली सुर्खी यूक्रेन से है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। युद्ध शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि रूस के एक मिसाइल हमले में यूक्रेन के सबसे अमीर लोगों में से एक की मौत हो गई है। उस अमीर व्यक्ति का नाम ओलेक्सी वडातोस्की है। फोर्ब्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 35 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति थी। मीडिया रप्टो के अनुसार ओलेक्सी अपनी पत्नी रायसा के साथ रात में अपने घर पर ही थे, लेकिन रात को उनके घर पर रूसी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में दोनों की मौत हो गई। ओलेक्सी निबुलॉन कंपनी के मालिक थे। ये कंपनी यूक्रेन की सबसे बड़ी अनाज निर्यातक कंपनियों में से एक है। उनकी मौत यूक्रेन के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी उनकी मौत को यूक्रेन के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। उन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यह अवार्ड यूक्रेन का सबसे सम्मानित अवार्ड होता है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी म्यांमार से है। म्यांमार में सेना ने आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सरकारी मीडिया के मुताबिक आर्मी जनरल मिन आंग लाइंग ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सर्वसम्मति के बाद आपातकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है। सेना ने 1 साल पहले ये कहते हुए तख्ता पलट किया था कि साल 2020 में हुए चुनावों में आंग सान सू ने बड़े स्तर पर हेराफेरी की है। तब से सेना सरकार को चला रही है। जनरल लाइंग ने पिछले अगस्त में खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। तख्ता पलट के बाद से ही सेना लगातार कहती आ रही कि म्यांमार में जल्द ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन हालिया आपातकाल बढ़ाने के पीछे सेना ने तर्क दिया कि देश अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। अभी देश को और स्थिर होने की जरूरत है, इसके लिए और वक्त लगेगा, इसलिए आपातकाल की अवधि बढ़ाई जा रही है। हाल ही में म्यांमार में 4 राजनीतिक कैदियों को फांसी की सजा हुई, जिसके बाद म्यांमार सहित पूरी दुनिया में इसकी निंदा की गई। सेना ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पूर्व सांसद, एक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और 2 अन्य लोगों को फांसी दी थी।
म्यांमार के मिलिट्री शासन का इतिहास और भविष्य समझना हो तो आप 30 जुलाई की मास्टर क्लास देख सकते हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।